अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आधा घंटा तो आज हम लोग का डिस्कशन में निकल गया। तो चलो अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू करते हैं। एक टॉपिक है रेजोनेंस। ये हमारा छूट गया था। छूट क्या गया था, मैंने पढ़ाया भी नहीं था पीछे। तो रेजोनेंस को अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो थोड़ा सा रेजोनेंस मैं यहाँ बताऊंगा जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। फिर इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। किसमें? इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में, जब जीओसी पढ़ाएंगे आपको तब हम इसकी और डिटेल आपको बता देंगे कैसे होता है रेजोनेंस। तो ठीक है बेटा जी, रेजोनेंस क्या होता है देखो समझो। देखो जैसे हम लोग अभी तक ये तो सीख गए कि कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ स्ट्रक्चर होती है है ना। अब वो हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है भाई, हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। हम बनाते हैं काय से? ध्यान से समझना जरा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, हम सारी बातें कोवेलेंट की ही अभी कर रहे हैं, आयनिक की इसके बाद होगी। स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हम काय से बनाते हैं भाई? हम लोग बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर, है ना। लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यही तो। और लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं जिन्हें। जैसे वाटर है तो वाटर की हमने स्ट्रक्चर क्या बना दी? ऐसे बना दी, है ना। ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, इटीसी ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। अब देखो हर कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, समझाए, तो वो स्ट्रक्चर सही मानी जाएगी। और अगर वो स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पा रही है, अगर वो स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पा रही है, तो फिर वो स्ट्रक्चर बेकार, हमारे लिए किसी काम की नहीं। तो फिर क्या होगा, हमें कुछ और स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो होता क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये एक्चुअली बहुत सही नहीं होती। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हम स्ट्रक्चर से समझा नहीं सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, पहले समझो। जैसे ये कहानी शुरू हुई एक्चुअली बेंजीन से। ऑर्गेनिक में हम बहुत डिटेल बता देंगे, भी बस यहाँ पे केवल काम भरे का बताएंगे। तो रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ काम भरे का जो इस चैप्टर में काम आ जाए। बाकी डिटेल ऑर्गेनिक में तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वहां मैं बहुत बता दूंगा। तो होता क्या है कि देखो शुरू शुरू में क्या हुआ कि जैसे बेंजीन की बात हुई, तो बेंजीन क्या है? C6H6। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर दी, केकुले ने इसकी ये स्ट्रक्चर दी उस समय। लेकिन देखो ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पाती। ये स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पाती है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस वजह से फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट लोगों को मौका मिला। ये किसने दी थी? केकुले साइंटिस्ट ने, बाई केकुले। लेकिन ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज नहीं समझा पाती है। तो पता चला दूसरे साइंटिस्ट आ गए, वो कह रहे नहीं साहब हम तो ये वाली स्ट्रक्चर देंगे। ये एक आए डेवार साइंटिस्ट, ये डेवार इसने स्ट्रक्चर दे दी। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हम सारे नहीं लिख रहे हैं, डिटेल नहीं बताएंगे अभी। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लोगों ने दी, ठीक। लेकिन वो कोई भी स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की, बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पाई। इवन केकुले ने ही दो दी। देखो इसमें बॉन्ड ऐसे लगे और इधर बॉन्ड ऐसे उसने घुमा दिए। इवन डिवार ने भी 3 स्ट्रक्चर दी थी, ऐसे देखो आपकी ऐसे, इसने भी 3 दी। तो कई सारी लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई, लेकिन ये सारी स्ट्रक्चर्स में से कौन सी सही है भाई? हम तो सही उसे मानेंगे जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे। और देख क्या रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज समझा नहीं पा रही है। तो इसका मतलब जब स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज समझा नहीं पा रही कोई भी, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक। तो ऐसी फिनोमिना में हम क्या करते हैं कि ऐसे, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको किसी एक स्ट्रक्चर से हम बना नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स कह लो इनको, लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम एक इलेक्ट्रॉनिक लुईस स्ट्रक्चर से बना नहीं सकते। तो फिर ऐसे कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये फिनोमिना जिसमें किसी एक कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से लिखते हैं,
वो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इस फिनोमिना को, जिसमें एक कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इसका देखो एक बहुत बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको। देखो, जैसे हम आपसे कहें किसी भगवान का फोटो बनाइए, है ना, और यह फोटो आपको दिखाए और आपसे कहें पहचान लीजिए भाई ये किस गॉड का है, कि ये शंकर जी का है या नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम तो पहचान लेंगे, ये शंकर जी का है। अच्छा, अब इसको आप ऐसे समझो, अभी फिजिक्स के लिए आपको एक टीचर पढ़ाने आएंगे, आपको पता है वो कैसे हैं, फोटो उनका किसी को, वो कैसे दिखते हैं आपको पता है? अरे अभी जब आप उनसे मिले ही नहीं आज तक, तो आपको क्या पता वो कौन सा है? हम तो कोई भी फोटो दिखा दें कि यही फिजिक्स वाले सर है। आपने देखा ही नहीं तो आपको क्या पता वही पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान जी का भी है, जैसे कोई फोटो दिखाते हैं, पूछे आपसे कि भाई यही शंकर जी का फोटो है, बताइए, शिव जी भगवान जी का यही फोटो है? तो बच्चे कहेंगे नहीं, हाँ सर यही है। क्यों? बचपन से एक्चुअली लोग बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कभी उनसे मिले जो आपको पता हो कि उनका यही फोटो है? जब आप उनसे कभी मिले ही नहीं तो आपको क्या पता उनका यही फोटो है? ये तो मन की भावना है हमारे भगवान के प्रति, कि हम उनको ऐसा मानते हैं। किताबों में लिखा हुआ, वो किताब जिसने लिखी वो भी तो कभी नहीं मिला, तो ये सब तो मन की भावना होती ना। तुलसी जी कहते हैं कि भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वही बात है। तो वो सब भी क्या है, शिव जी के देखो कितने तरीके के फोटो होते हैं, अलग अलग तरीके के। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है असल में? ये हमारी कल्पना से बनाई हुई, इमेजिनेशन से बनाई हुई स्ट्रक्चर्स हैं। प्रैक्टिकली वो स्ट्रक्चर दिख रही है नहीं दिख रही, जैसे बेंजीन को हम प्रैक्टिकली देखें, तो एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन का फोटो खींचते हैं एक्सरे से, तो ऐसे 6 डॉट दिखाई देते हैं बस ये, और वो एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, और इनके बीच का एंगल 120 होता है। इतना बस बेंजीन दिखता है, अंदर बॉन्ड दिखते ही नहीं है। तो फिर हम कौन सी कहें इसमें सही है, केकुले दीवार कोई नहीं सही है। तो ये सब क्या है? ये सारी सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इनके बीच में एक ऐसा एरो बनाते हैं, 2 सिर वाला, डबल हेडेड एरो कहते हैं ऐसे। ये सब क्या कहलाती हैं? रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक बात, सबसे पहली बात ये आई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती, काल्पनिक होती हैं, रियलिटी में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ, धीरे धीरे समझो, इसमें बड़ा लोग कंसेप्ट लोगों के गड़बड़ है, इसलिए आप लोग ध्यान से इनको समझिए। तो क्या कहूं, देखो पहले लिख भी दूं, देयर आर मैनी कंपाउंड्स, बहुत से कंपाउंड्स हैं। देयर आर मैनी कंपाउंड्स जे जिनको हम किसी एक स्ट्रक्चर से प्रदर्शित नहीं कर सकते, which cannot be represented by a single Lewis electronic structure. Lewis इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसको हम किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम एक से, ऐसे कंपाउंड्स को एक से ज्यादा इमेजिनरी स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन सच केसेस क्या होता है, इन सच केसेस, सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड को क्या किया जाता है, सच कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा, मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स, दीज इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मोर देन वन इमेजिनरी, काल्पनिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो दीज इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस या
कैनोनिकल भी नाम है इनका, बहुत नाम होते हैं, कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग और भी बहुत नाम होते हैं, रहने दो, काम के सिर्फ यही ज्यादा सुनाई देंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये फिनोमिना एंड दिस फिनोमिना, जिसमें किसी एक कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस घटना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का एक दूसरा नाम भी होता है, मीजोमेरिज्म भी कहते हैं, लेकिन रेजोनेंस ही नाम फेमस है इसलिए यही लिखेंगे सिर्फ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सब बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। फॉर एग्जांपल बेंजीन इज represented by following resonance structures। डिटेल मैंने कहा है इसकी हम ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ उतना ही बता रहे हैं जितना आपके काम का है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाए, क्योंकि इसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक में मिलेंगे, तो मैं इसको डिटेल वहीं डिस्कस करूंगा। तो ये तो हो गई रेजोनेंस। इसका मतलब पहली बात ये हुई, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, नॉन रियल, इमेजिनरी है। तो ऐसे तो हर आदमी एक स्ट्रक्चर लेके चला आएगा, सर ये है रेजोनेंस, ये है, तो फिर हम क्या करें, तो यहाँ पे हमें कुछ नियम, रूल बनाने पड़े। तो उन्हें आप क्राइटेरिया कह सकते हो, क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस, या कह लो रूल्स ऑफ रेजोनेंस, है ना, या कह लो रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो वो रूल्स क्या क्या हैं, एक एक करके मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझ। अभी तो मैंने ये ऑर्गेनिक का लिखा, फिर नीचे अभी इनऑर्गेनिक के लिखूंगा, रूल्स पढ़ाने के बाद काम के ही रूल लिखूंगा, सारे रूल नहीं लिखने। पहला रूल देखो, सबसे पहली बात तो क्राइटेरिया ये कह रहा है कि सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या है, आर नॉन रियल होती है, माने रियलिटी में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी बेंजीन की जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो रियल नहीं है। यानी ऐसा कहो, जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होती है वास्तव में उसको हम किसी एक स्ट्रक्चर से लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉन रियल, माने हाइपोथेटिकल होती है, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी होती है ना, रियल नहीं होती। यानी कोई पूछे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कहेंगे सर उसकी तो कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं। पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोग केवल स्ट्रक्चर पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से। दूसरा बात देखो, मैंने कहा ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होती है, ये बात ध्यान रखो। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो बनाया जाता है ना। अब ध्यान से समझना, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, इसको ध्यान से क्या कह रहे हैं, ठीक। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, नॉन रियल है। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नॉन रियल, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपाउंड शो करता ही क्यों, कंपाउंड में रेजोनेंस हो ही क्यों रही है। रेजोनेंस किस वजह से होती है, इज ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। वो फिक्स रहे इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहते हैं लोकेलाइज्ड, और जिनमें इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहते हैं उन्हें हम कहते हैं डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन
फिक्स नहीं रहते उन्हें हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं, फिक्स रहे तो लोकलाइज्ड। तो रेजोनेंस किस वजह से होती है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स नहीं रहते, इसी वजह से रेजोनेंस होती है। जब इलेक्ट्रॉन फिक्स ही नहीं रह रहा है एक जगह तो स्ट्रक्चर कैसे फिक्स हो जाएगी? तीसरा पॉइंट देखो, सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हाइब्रिड, या इसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पूरा नाम तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, सिंपली हाइब्रिड ही कह देते हैं। तो देखो हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है समझो। तो हाइब्रिड क्या है? ये भी इमेजिनरी होता है, इसको रियल मानते हैं लोग, बट ये भी इमेजिनरी होता है। ये वो स्ट्रक्चर है, जैसे यहां देखो, अगर इन सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो बेंजीन की, तो आपको क्या लग रहा है? इतना हिस्सा तो सब में सेम है, इतना हिस्सा सब में सेम है। ये इसका है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड्स है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिग्मा स्केलेटन। ये सब में सेम है, अंदर केवल ये जो इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स नहीं है, वो घूमते रहते हैं। ये डॉट डॉट क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं अंदर, 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, घूम रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को तुम ये मान सकते हो कि ये सारी स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज है। ये क्या है? सारी स्ट्रक्चर्स का एवरेज है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सपोज टू बी, इसको क्या मान सकते हो? सपोज टू बी एवरेज ऑफ रेजोनेंस, को आप शॉर्टकट ऐसे लिख दे, समझ लेना, बार बार आएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये एवरेज मान सकते हो इसमें। ये भी नॉन रियल होता है, रियल नहीं होता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें बेंजीन में नहीं दिखते हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पाई भाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो बात क्या है बेटा जी, ये सब कमी क्यों है? अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, पाई बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है फिर भी हम पाई मान रहे हैं, ये सब क्यों है? कमी है, देखो ये कमी है लुईस स्ट्रक्चर की। रेजोनेंस होना एक्चुअली लुईस स्ट्रक्चर की कमी है। क्या कमी है भाई? आप कह रहे हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अरे बेटा जी देखो, इसको आप ऐसे समझो जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, इधर से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा 1 पाई, इसमें एक सिग्मा 2 पाई, ऐसे। तो तुमको अब इनका फोटो खींच के देखो जरा, फोटो खींचो कैसे दिख रहा है ना बेटा जी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, वो सिग्मा और पाई उसके नाम हमने दिए हैं थ्योरी के बेस पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई सिग्मा पाई नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहे तुम सिग्मा को पाई को, सब एक बात है। जब तुम फोटो खींचोगे ना, तो बस ये ऐसा दिखाई देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा ऐसे। यहाँ पे फोटो देखोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउडी दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउडी दिखेगा, यहाँ पर भी। तो कोई तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, फोटो में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? फोटो में कोई बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब हमारी थ्योरी होती है, हाइपोथेटिकल बात होती है। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड जैसी कोई चीज नहीं है। बॉन्ड तो क्या है? शुरू में हमने क्या कहा था? बॉन्ड इज अ फोर्स, पहले दिन का लेक्चर तब बताया था। बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स को डंडे थोड़े ना भाई। एक आदमी, जैसे ये मान लीजिए भाई मम्मी है पापा है और ये बेचारा उनका बेटा सन, अब वो क्या कह रहा है? मम्मी से भी प्यार है उसे, बेटा पापा से भी प्यार है। तो ऐसा थोड़े ना मम्मी और बेटे के बीच में 2 डंडे लगे, इधर 3 डंडे लगे, पापा से ज्यादा प्यार है मम्मी से कम प्यार, डंडे थोड़े ना दिख रहे। फोर्स जो है अट्रैक्शन है, प्यार है।
तो अट्रैक्शन बेटा जी कुछ दिखता थोड़ी ना है, अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता है, तो वो हम डंडे से कैसे प्रदर्शित कर ले। लेकिन समस्या क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या है साइंस में, कि हम फोर्स को प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और तरीका आज तक हमारे पास है नहीं। तो उसके लिए तरीका बनाया गया लुईस स्ट्रक्चर, ये डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये सिंगल डबल ट्रिपल ये शो करते हैं कि सिंगल बॉन्ड वीक है, डबल और स्ट्रांग है, ट्रिपल और स्ट्रांग फोर्स है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। आई बात समझ में? तो ये नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हें अलग से दिखेंगे, सिग्मा अलग से दिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में हमारे वो दिख रहे हैं, वो तो हमारी थ्योरी अपनी है, ये ध्यान रखो। तो एक्चुअली रेजोनेंस होना लुईस स्ट्रक्चर की कमी है, ये बात। चौथा पॉइंट देखो, पॉइंट्स ही समझने इनके, ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना वर्डिंग के, अभी जब क्वेश्चन करोगे वर्डिंग के क्वेश्चंस में मिलेंगे, कौन सा लिखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट रेजोनेंस के लिए सही है, कौन सा गलत है, तो समझ लो अच्छे से, आपको सही गलत बताने पड़ेंगे उसमें, वर्डिंग के क्वेश्चन में ही, तो ये वहां काम आएंगे। तो रेजोनेंस ये हो गया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को एवरेज मानते हैं सारी स्ट्रक्चर का। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखो, जैसे हमने ये दो केकुले की स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की, ये बेंजीन की दो स्ट्रक्चर है, दोनों ही केकुले की हैं, ये इनको हम केकुले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, केकुले बेंजीन स्ट्रक्चर, केकुलेज स्ट्रक्चर्स है, ठीक। अब ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, दोनों हाइपोथेटिकल है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, जैसे इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। हाइपोथेटिकल का मतलब दुनिया में ना तो ए है ना बी है, हाइपोथेटिकल का मतलब ना दुनिया में ए है ना बी है। सुनो, एक चीज दूसरी चीज में बदल रही है, आटे से रोटियां बन रही हैं। अब हम आपसे कहें सर आपको हमने कुछ भी नहीं दिया है, किचन में खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं दिया है, और आपसे कह रहे हैं 20 रोटी बनाओ, तो कैसे बना लेंगे जब आपने कुछ दिया ही नहीं है। अरे एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट तभी हो सकती है जब वो चीज तो हो, यानी कन्वर्जन किसका होगा, एक दूसरे में एक्सचेंज किसका होगा, परिवर्तन किसका होगा, जो दुनिया में है रियल चीज। पानी दो बर्फ बन जाएगा, कुछ है ही नहीं, हमका चलो बर्फ बनाओ, और जब कुछ दोगे नहीं तो कैसे बना लेंगे। तो कुछ होने के, कुछ करने के लिए कुछ होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आपसे कहें कि दो चीजें एक दूसरे में बदल रही हैं, तो बेटा जी दुनिया में वही चीजें बदलेंगी जो दुनिया में है, और जो चीजें दुनिया में है ही नहीं, क्या वो बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती हैं। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं पढ़ाने में, बहुत से लोग गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्या कह रहा हूं देखो, ये दोनों ए और बी क्या है, हाइपोथेटिकल है ना, रियल तो नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी है, नॉन रियल है। तो ये जो डबल हेडेड एरो बनाया है, दो एरो वाला, इस एरो का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदल रही है, ए बी में बदल रही है, बी ए में। जनरली लोग कह देते हैं ए बी में बदल रही, बी बी ए में बदल रही, एक्सचेंज हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉन रियल होती है, अभी ऊपर कहा मैंने, इसलिए दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, वो एक दूसरे में बदलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब दैट इज आई माने दैट इज, अर्थात ये जो एरो है जिसको हम डबल हेडेड एरो कहते हैं, इस एरो का डज नॉट मीन, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है दैट स्ट्रक्चर ए एंड बी आर इंटर कन्वर्टेबल, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। फिर ये क्या बताता है, दिस एरो, ये एरो क्या प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट्स, इनफैक्ट क्या प्रदर्शित करता है, वास्तव में ये प्रदर्शित करता है बाउंड्री कंडीशंस को, इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स, इनफैक्ट क्या, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब एक्चुअल बेंजीन इनमें से कहीं होगा,
इनके जैसा कुछ नहीं है, इनके बीच में कहीं होगा। कहाँ है ये ना कभी पता था ना कभी पता होगा। तो इस एरो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो दीज ए एंड बी आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस एरो का यही मतलब समझते हैं कि ए से बी बनना है, बी से ए बनना है। बिल्कुल मतलब नहीं है ऐसा भाई। ठीक है चलिए, मिसकंसेप्ट है लोगों के इस रेजोनेंस के प्रति। इतनी बात समझ में आई है। ठीक, नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इतना तो बात हमारा ये हुआ एरो को क्या मतलब है। ये एरो सिर्फ इसको देखो, एक आपको अलग से बता देते हैं, ये एक्स्ट्रा समझ लो थोड़ा सा, समझो। जैसे हमने ऐसा भी तो एरो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ए और बी है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। इस एरो का मतलब क्या है, इस अगर ऐसा एरो बना है तो इसका मतलब मालूम क्या, इसका मतलब समझो। इसका मतलब है ए एंड बी आर रियल है, ये दोनों हैं दुनिया में। एंड आर जो रिएक्शंस है दोनों तरफ चल रही है, इसका मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है। दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ये इंटर कन्वर्टेबल है। एंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल होती तो हम यही एरो बना लेते यार, ये नया एरो बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये मतलब होता है, देखो इस एरो का ध्यान रखना, रियल और इक्विलिब्रियम होता तो हम ये एरो पूरा करते। और इस एरो का ये भी मतलब होता है, भी जब आगे हम आयनिक इक्विलिब्रिया केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे। इस एरो का ये मतलब होता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बदल रही हैं, ठीक है, ये रिएक्शन दो तरफ चल रही, और ये रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में पूरी नहीं होगी। ये एक केमिकल रिएक्शन है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल या फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल चेंज है। एंड नेवर कंप्लीट इन एनी डायरेक्शन, नेवर कंप्लीट, और ये इक्विलिब्रियम आएगा और ये कभी भी किसी भी दिशा में पूरी नहीं होगी। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड नेवर कंप्लीट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये पूरी नहीं होगी। ये इधर अलग से बात। चलो अब समझो, अब यहां से ज्यादा काम का है ये वाला पॉइंट। आखिर के दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले तो वर्डिंग के क्वेश्चंस के लिए। अब लोगों ने क्या किया, बहुत सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो किसी भी चीज की, मतलब हाइपोथेटिकल है तो ऐसे तो हर आदमी बहुत सारी बना देगा अपनी अपनी लिया, ऐसे नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के कुछ रूल है। हम केवल उन्हीं स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर मानेंगे जो कुछ स्टेबल हो। तो रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी, हम केवल उन्हीं स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंसीडर करेंगे जो स्टेबल हो। ओनली दोज स्ट्रक्चर्स आर कंसीडर्ड एज resonance structure which are stable, that is of low energy की, किसकी हो, लो एनर्जी की। जो अनस्टेबल है, हाई है एनर्जी में, वो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। अब यार समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा भैया कौन सी स्टेबल है कौन सी नहीं है भाई। तो इसके लिए हमने बनाए हैं कुछ साइंटिस्ट लोगों ने रूल्स, ये कुछ रूल्स। तो इन रूल्स क्या है, जिस क्रम में लिख रहा हूं ABCD, उसी क्रम में हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो, जिन स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। पहला पॉइंट यही होगा हमेशा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर, ये पॉइंट सही, अभी नीचे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसलिए ध्यान से समझना। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर
मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, जिन पे चार्ज होते हैं। चार्ज माने पोलर स्ट्रक्चर, पोलर स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूट्रल वाली स्ट्रक्चर हमारी ज्यादा स्टेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्ट्रक्चर हमने ये बना दी और दूसरी स्ट्रक्चर हमने ये बना दी, है ना, ये माइनस प्लस माइनस। तो देखो पहली वाली स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, दूसरे में चार्ज है, इसीलिए पहली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, दूसरी कम स्टेबल होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भाई, अब वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी, इस पॉइंट के बाद हम ये वाला लगाएंगे। अगर मान लो एक जैसी स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट ये कह रहा हूं जिन स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 0 है, वो ज्यादा स्टेबल है। दूसरी स्ट्रक्चर हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था ना, तब बताया था कि वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती हैं जिनके फॉर्मल चार्ज 0 हो, माने जिसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है चार्ज वाली से। दूसरा पॉइंट, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम के ऑक्टेट पूरे हों और ज्यादा नंबर में बॉन्ड हो। दोज स्ट्रक्चर, ये दूसरा पॉइंट पहले के बाद लगाना है। दोज स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल होंगी, मतलब मोर स्टेबल होंगी, जिनमें विच हैव एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट, जिनके ऑक्टेट पूरे हों एंड ज्यादा बॉन्ड्स हो, एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ज्यादा बॉन्ड्स हो और उनके ऑक्टेट भी क्या हो, पूरे हो। ठीक, तीसरा पॉइंट देखो, एग्जाम्पल भी बना लेंगे। ठीक है, ये बात आ गई है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो बना देते हैं पहले। जैसे ओजोन का दिखा रहे हैं, देखो ये ओजोन को हमने ऐसे दिखाया एक तो, और दूसरा ओजोन को दिखा रहे हैं देखो ऐसे। ये दो स्ट्रक्चर ओजोन की बनाई है। अब ध्यान से देखना, ऑक्टेट गिनना हम पहले भी सिखाए थे, फिर से सिखाए दे रहे हैं तुम्हें आज यहाँ पे। वैसे ही देखो दिख रहा है, स्ट्रक्चर पहले वाले में बॉन्ड 3 है टोटल और बाद वाले में 2 है, इसलिए स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसमें ज्यादा बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल। और ऑक्टेट भी देखो गिनना सिखा रहा है, देखो ध्यान से सीखना। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते ना। 2 बॉन्ड बना लिए तो 6 + 2, इसका मतलब इस पे 8 इलेक्ट्रॉन, माने इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, चारों तरफ 3 बॉन्ड बनाए, हम शुरू में भी सिखा चुके हैं। चारों तरफ इसने 3 बॉन्ड बनाए, 3 ऐड कर दो। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक कम कर दो, तो ये भी कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाया इसने और एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, तो देखो सारे आइटम के 8 8 8 पूरे। तो इस स्ट्रक्चर में सबके क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। इस वाली स्ट्रक्चर में देखो गिनो भाई, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक बॉन्ड बनाया प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 6 बचेंगे हो। इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। यहाँ देखो 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिया, चार्ज कोई है ही नहीं, 8 पूरे हैं। इसको देखो भाई 6 थे एक बॉन्ड बनाया, एक निगेटिव है, तो इसके भी। तो देखो पहले वाली स्ट्रक्चर में तीनों आइटम के ऑक्टेट पूरे हैं, बॉन्ड का नंबर भी ज्यादा है। दूसरे वाली स्ट्रक्चर में बॉन्ड का नंबर भी कम है, सारे आइटम के ऑक्टेट भी पूरे नहीं है। ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसीलिए हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, सेकंड स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो इतना समझ में आया होगा, ये दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल में।
ठीक है। अब थर्ड देखो, सी, समझो ये पॉइंट क्या कह रहा है भाई, सी पॉइंट। अब ये कह रहा है कि देखो बॉन्ड देख लिए, ये भी देख लिया, अब चार्ज को देखेंगे। देखो प्लस माइनस चार्ज पास पास होने चाहिए। पास पास होने से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी होती है ना। तो जो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस अलग अलग वाले प्लस माइनस, अपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोज टू ईच अदर, पास पास होने चाहिए। हालांकि ऑर्गेनिक में इसका एबनॉर्मल भी मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो हम ऑर्गेनिक में बताएंगे। एंड जो एक जैसे चार्जेस हैं, एंड लाइक चार्जेस, लाइक माने सेम, लाइक चार्जेस शुड बी दूर दूर होने चाहिए, फार अपार्ट। क्यों, देखो अपोजिट प्लस माइनस पास होंगे, प्लस माइनस पास होने से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो जैसे देखो ये है, ध्यान से समझो, एक जैसे चार्ज दूर होने चाहिए और अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, तो सिस्टम हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ में, ये तीसरा पॉइंट है। और भी होते हैं पॉइंट्स, लेकिन अभी मैंने ये जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए है, तो यहाँ पे इतना ही पॉइंट बताऊंगा, और बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में तुम्हारे इतने ही पॉइंट से सारी बातें निकल आएंगी। इनऑर्गेनिक में इतने ही पॉइंट से तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। तीन ऑर्गेनिक में हमें कुछ और पॉइंट की जरूरत होगी, तो बाकी लेटर वो हम किस में डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इन जीओसी। तो यहाँ के लिए इतना ही बहुत है, इतने तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब कैसे होंगे क्वेश्चन वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, आज के लिए इतना है। कल मैं तुम्हें इससे क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसमें कैसे पूछे जाते हैं, और ये पॉइंट्स के मतलब क्या हैं, ये सब चीजें कल के लेक्चर में सिखाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, और चीजें भी सिखाएंगे आपको। तो उम्मीद है आज वाला तुम्हारे समझ में आ गया होगा सभी को। आया नहीं आया? जी सर। यस सर। बाकी पिताजी कल बात करेंगे, ठीक है, चलिए। ओके सर।